अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। बस ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव यानी कि जैसे आपके घर में वेजिटेबल्स होते हैं, इसका मतलब ये प्रोपोगेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन आप देखेंगे ये सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, लोअर प्लांट्स एज वेल एज हायर प्लांट्स ये सब में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो प्लांट क्या होता है, प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करे, उसके बाद फिर उनमें फर्टिलाइजेशन हो, फिर सीड प्रोड्यूस हो, तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ना, मानते हो कि नहीं। एक सीड को प्रोड्यूस होने में, उसके बाद उसको ग्रो होकर दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर प्लांट के कुछ हिस्से ऐसे हों, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, ऐसे कुछ हिस्से जिनके अंदर कुछ खास तरह की सेल्स हों, जिनको हम क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं। ओके, द प्लांट्स हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ सेल रीजन नोन एज बड्स, एंड दीज बड्स हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो हमको कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें पेड़ का वो खास हिस्सा थोड़ा सा काट के कहीं और ग्रो कर देना है, पूरा प्लांट उसी से आ जाएगा, बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड प्लांट्स हैव दीज टाइप ऑफ सेल्स नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, याद रखना, जब मैं बड्स की बात कर रहा हूं तो ये प्लांट के वो हिस्से हैं जो दोबारा नए प्लांट बन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पे ऐसी सेल्स होंगी जो लगातार डिवाइड कर सकें, और वो सेल्स कौन सी होंगी, वो सेल्स होंगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट if I am talking about buds, special regions which can grow into a new plant, that means that I am talking about a special type of cells in that bud, and that special type of cell is meristematic cell. Okay, now यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, द न्यू प्लांट्स आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशल cells known as buds, formed by special tissue from a special region in a plant known as buds. Okay, and these buds have the capability to grow into a new plant. बात समझ में आ गई। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें सिर्फ प्लांट की बात करनी है। ओके, अब ये जो खास तरह की सेल्स हैं, खास तरह के बड्स होते हैं, ये कहाँ हो सकते हैं, ये लीव्स में भी हो सकते हैं, ये रूट्स में भी हो सकते हैं, और ये स्टेम में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी सबकी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये बड्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये बड्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इनएक्टिव डोरमेंट यानी कि ऐसी स्टेट में जहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, चुपचाप अपने जो पेरेंट प्लांट है उसके साथ दब के अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इनको कुछ फेवरेबल कंडीशन मिली, ठीक है, जैसे इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये ग्रो करने लगते हैं। मतलब कि वैसे नॉर्मली ये इनएक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करने लगते हैं। ओके, अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। देखो, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है थोड़ा पानी, ठीक है, थोड़ी गर्मी, ये सब होते हैं वार्म, मतलब कि वार्म मॉइस्चर, ये सब क्या होता है, ये सब जरूरी होते हैं इनके लिए। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत ढेर सारे प्लांट्स पैदा करने का एक बढ़िया तरीका है। ओके, अब जैसे कि तुम लोग कभी किसी जगह जाते हो तो देखोगे कि अगर कभी गौर किया हो तुम लोगों ने कि तुम लोग के घर के आसपास के जो मैदान हैं वो सूख जाते हैं गर्मियों के टाइम। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बात करते हैं मई जून, इन सब में देखो सबके सब सूखे लगते हैं। लेकिन हम अगर हम उनको ध्यान से देखें तो जो पुराने घास के प्लांट होंगे ना, उनके जो रिमेन होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनके पास पुराने बड होते हैं, लेकिन वो उस समय ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो घास का मैदान जो कि बिल्कुल सूखा पड़ गया है, एक्चुअली में जो पुराने घास थी उसके कुछ बड्स उसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे बारिश होती है तुम लोग देखते हो कि यार सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा मैदान पूरा हरा भरा और लंबी लंबी घास आ जाती है। वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि पहले से जो मौजूद थी ग्रास, उसके बड्स इनएक्टिव स्टेट में जो मौजूद थे वो पानी मिलते ही ग्रो करने लगे। ठीक, गर्मी में पानी, बहुत ज़्यादा गर्मी में पानी की बहुत कमी हो जाती है तो ग्रो नहीं करता है, लेकिन जैसे उनको वार्म मॉइस्चर मिलता है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये आपकी सेकंड पैरा में ये चीज़ दे रखी है। अब हम बारी बारी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे लीव्स से। अब देखो लीव्स का मतलब क्या है, जैसे कि तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ब्रायोफाइलम या ब्रायोफाइलम और बेगोनिया का। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जो स्टेम के थ्रू, यानी कि इसके स्टेम में भी कुछ खास तरह के बड्स होते हैं जो अगर कहीं गिर जाएँ या टूट के गिर जाएँ तो वो नए ब्रायोफाइलम प्लांट को बना सकता है। लेकिन इसको खासकर जाना जाता है इसके लीव्स के लिए। ठीक है, इसके लीव्स के साइड में, यानी कि इसके लीव के मार्जिन्स पे ये देखो बहुत ढेर सारे छोटे छोटे बड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, दिए जैसे लग रहे हैं ये जो बड्स होंगे। ठीक है ना, ये जो बड्स आपके आते हैं, या हो सकता है, अब यहाँ दो कंडीशन होती है, या तो ये बड्स क्या हो अपने आप गिर जाए नीचे, या क्या हो पूरी की पूरी पत्ती नीचे गिर जाए और ये बड्स अलग अलग होके एक बेगोनिया प्लांट बना ले पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपको देखना क्लासिक एग्जाम्पल क्या है कि अगर बात की जाए कि विच प्लांट अंडरगोज रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन with the help of
लीव्स तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या होंगे, ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि इतने अच्छी इनको कंडीशन मिल जाती है कि ये लीफ के ऊपर ही छोटे छोटे प्लांट बनने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब पूरा प्लांट तो नहीं बन सकता, जैसे पत्ती भारी होगी ये पत्ती नीचे गिर जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि बर्ड्स को इतनी अच्छी कंडीशन मिल जाती है कि वो लीफ के ऊपर ही ग्रो करने लगता है, लेकिन बाद में पत्ती नीचे गिर ही जाती है। ओके, तो ब्रायोफाइलम की क्या कैपेसिटी है कि ये इसके लीफ की मार्जिन होती है, वहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं और नीचे गिर के नया प्लांट बनाते हैं। तो आपको लीफ के स्ट्रक्चर में बारे में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इनके पास कुछ खास तरह के रीजन्स लीफ के मार्जिन पे होते हैं। और ये क्या है, एक बढ़िया एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ, बेगोनिया और ब्रायोफाइलम। अगर हम बात करें स्टेम की, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मनी प्लांट का। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद है इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। जो मनी प्लांट की हम बात करते हैं तो इसके पास कई रीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये नोट्स हैं। ठीक है, और नोट से ही, नोट्स जो होते हैं यहीं से अक्सर लीफ के जो होता है वो ग्रो करती है। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली में जो नोड है ना, यहाँ पे ग्रोइंग रीजन्स होती हैं, बड्स होते हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो नोड्स होते हैं। ओके, तो सपोज कि आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर मनी प्लांट को आपने यहाँ से यहाँ काटा और इसको कहीं दूसरी जगह जाके ग्रो कर दिया, पानी में रख दिया, ग्रो कर दिया। तो अब देखोगे कि धीमे धीमे ये जो है ना, जैसे मान लो कि ये हिस्सा हमने काट के इधर कर दिया, तो इसका जो ये जो एरिया था ना नोड वाला, जहाँ पे पत्ती थी, यहाँ से तुम देखोगे धीरे धीरे क्या रूट्स निकलने लगेंगी, यानी कि नया मनी प्लांट बनने लगेगा। क्योंकि आपने कौन सा हिस्सा काटा था इसका, यू कट दैट पीस विच कंसिस्ट ऑफ अ नोड, एंड नोड इज अ एरिया वेयर ग्रोइंग रीजन इज प्रेजेंट, बट्स आर प्रेजेंट। तो ये नोड थी। ठीक है, ये आपका ये जो है ये नोड है। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड प्रेजेंट है इसको बीच से काटें, यानी कि आप यहाँ ऐसे काटो जिसमें एक भी तरह का नोड ना पाए, तो ये ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज इट डजेंट हैविंग अ ग्रोइंग रीजन, और बट्स यहाँ पे कोई ग्रोइंग रीजन नहीं होंगे। तो अगर आप नोड वाला एरिया लेंगे, नोड इज अ स्पेसिफिक रीजन इन अ प्लांट वेयर द ग्रोथ कैन बी टेक प्लेस, इट कैन लेटर गिव राइज टू द रूट देन स्टेम एंड अल्टीमेटली ग्रोस इनटू अ हायर प्लांट। ओके, लेकिन याद रखना यहाँ पर नोड होता है। ठीक है, तो हमने स्टेम का क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल स्टेम का लिया, जिसका एग्जाम्पल आपको मेरे क्या दे रखा है, मनी प्लांट दे रखा है। ओके, बात समझ में आ गई आपका। अब अमरूद की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल बताएं रूट की, तो रूट जैसे हम बात करते हैं अमरूद की, ठीक है ना, गुआवा, तो उसके रूट्स में खास तरह के बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बड्स जब डिटैच हो जाते हैं तो ये नए गुआवा, यानी कि अलग हो गए, मान लो किसी फिजिकल बैरियर की वजह से, किसी भी वजह से अगर अलग हो गए, तो ये दोबारा नया गुआवा प्लांट, अमरूद का प्लांट बना सकते हैं। तो रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, गुआवा या अमरूद। ठीक है ना, क्या हो गया, गुआवा या अमरूद इसका एग्जाम्पल हो गया। फाइन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दो नए टर्म्स की, एक है स्टेम ट्यूबर और दूसरा है रूट ट्यूबर। अब ये ट्यूबर नाम क्यों रखा, देखो रिप्रोडक्शन स्टेम से ही होगा, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन रूट से ही होगा, लेकिन ये कुछ खास करके प्लांट्स क्या करते हैं कि उनके अंदर जो स्टार्च जमा होता है ना, प्लांट्स स्टार्च बनाते हैं रिजर्व फूड के रूप में, वो उसे अपनी स्टेम में स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेम क्या होता है, स्वॉलो हो जाता है, फूल जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, आलू। आलू जो आप खाते हो एक्चुअली में एक स्टेम ट्यूबर है, ठीक है ना। ट्यूबर के आपको क्या देखा है, यहाँ देखो ट्यूबर की डेफिनेशन, ट्यूबर इज अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम या रूट भी हो सकती है ऑफ अ प्लांट विच इज स्वॉलन विद स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो हम आलू क्यों खाते हैं, क्योंकि आलू से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, स्टार्च मिल जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, जब पेड़ के पास ज़्यादा स्टार्च होता है तो वो इनको अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है। अब खाना स्टोर कर रहा है तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और वो कहलाता है आलू। तो पोटैटो इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। एक और प्लांट होता है यम, YAM, वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ पोटैटो याद कर सकते हो। अब रूट ट्यूबर मतलब अगर खाना स्टेम में ना स्टोर होकर कहाँ स्टोर हो जाए, अगर खाना स्टेम में ना स्टोर होकर रूट्स में स्टोर होने लगा, रूट स्वेल कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट ट्यूबर। ओके, उसको हम बोलते हैं रूट ट्यूबर। और रूट ट्यूबर का एग्जाम्पल बढ़िया क्या है, स्वीट पोटैटो, डाहलिया। ठीक है ना, एक स्वीट पोटैटो होता है, आपको पता ही होगा, शकरकंद। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, रूट ट्यूबर का, जिसके रूट्स में जाके क्या हो जाता है, खाना स्टोर हो जाता है। अब इन ट्यूबर्स में कुछ खास हिस्से होते हैं वहीं, जिनको हम बड्स कहते हैं इन ट्यूबर्स में। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे 2 ट्यूबर दिखाए गए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये बड्स के अंदर खासियत होती है कि इन बड्स को जब कोई मॉइस्चर वाला एरिया, वार्म एरिया, बढ़िया कंडीशन मिलती है, तो इन बड्स से तुरंत नया प्लांट निकलने लगता है, नया आलू का पौधा निकलने लगेगा। सेम कंडीशन किस में होती है, सेम कंडीशन होती है स्वीट पोटैटो, शकरकंद में। तो दीज ट्यूबर्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बड्स एंड ईच बड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। दिस इज अगेन अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी घर पे आपके आलू रहता है, कभी ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि कुछ बड्स होते हैं जिनको हम आई के कह सकते हैं, यानी कि जो बड है इनको हम आई ऑफ पोटैटो भी कह सकते हैं, EY। हालांकि आंखों की तरह लगते नहीं है लेकिन आई कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शेप इनका लगभग आइस की तरह लगने लगता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, अपने घर के किचन में देख सकते हो, ठीक है। सो ट्यूबर्स आर द स्पेशलाइज्ड एरिया विच स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड लेटर it give rise to a number of buds into itself and each bud can give rise to a new plant, ठीक है ना। इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओनली प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, और ये अपने आप नेचुरली होते रहते हैं। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, आप चाहो तो बड को खुद भी काट सकते हो, लगा सकते हो, कई किसान ऐसा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब कोई नहीं भी होता है, मान लो एक आलू पूरा गिर गया नीचे, ठीक है ना, ये आलू गिर गया कैसे, वो तो स्टेम में होता है, ठीक है, सॉरी, आलू जो होता है आपने पेड़ उखाड़ा तो एक आलू दो आलू नीचे रह जाते हैं या कहीं भी रह जाते हैं, तो उसके जो बड्स होंगे उससे फिर से उसी जगह से नया आलू का पौधा निकल जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन किसान अक्सर इसके बड्स को काट के अपना लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ब्रायोफाइलम, गुआवा, पोटैटो, ऑनियन, बनाना, गार्लिक, मतलब नंबर ऑफ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कमर्शियल यूज़ के लिए जो हम लोग रोज़ खाते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ही क्या किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है। अब याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ वेरी फास्टर मेथड, इट इज़ मच फास्टर देन द फर्टिलाइजेशन एंड देन द सीड फॉर्मेशन। सीड कब बनेगी, कब उसको ग्रो करोगे, उससे छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या हो कि आप ट्यूबर को या जो खास हिस्सा है बड वगैरह, उसको आप काट के क्या कर दो, उसको आप काट के मिट्टी में लगा दो, तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको उसको ध्यान से सब पढ़ लेना है। यहाँ पे एक वो भी दे रखा है कि आप चाहें तो एक पोटैटो के पीस को काट लीजिए, बड्स के पास से काट लीजिए, उसको रुई में लपेट दीजिए और रुई को गीला करते रहें हर दिन, 1 2 3 दिन बाद देखो कि रूट्स में से उस ट्यूबर में से क्या होगा, आपके रूट्स निकलने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा हिस्सा लेते हो, यानी कि सपोज कि आपने ये हिस्सा काटा और इसको रुई में, गीली रुई में रख कर देखा तो ये ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह कहीं से लिया जहाँ पे आई प्रेजेंट ही नहीं है, जहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं बड नहीं है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज द ग्रोइंग रीजन्स आर द बड विच कंसिस्ट ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू। दैट्स ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी कि वो प्लांट्स का प्रोपोगेशन जो हम इंसान कराते हैं अक्सर, ठीक है ना, जो हमारी मदद के बिना नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जहाँ आ जाए समझ लो आदमी की बात हो रही है, ठीक है। किस तरह हम कुछ खास तरह के प्लांट्स को इंसान अपनी हेल्प से मदद से क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग हम कल देखते हैं। थैंक यू।